हेलो स्टूडेंट, हम इस क्लास का जो आपका सेकंड चैप्टर है, हम उसके लास्ट पार्ट के विषय में आज बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि जो सर्वोच्चता का दावा है किस प्रकार से किया कंपनी ने, क्योंकि हमने देखा कि जो 19वीं सदी की शुरुआत चली है उससे ही क्षेत्रीय विस्तार में जो क्या है कंपनी ने अपनी नीति को बढ़ा दिया है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो उस समय गवर्नर जनरल रहे हैं 1813 से 1823 तक, उसने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की है। उसमें कहा गया कि कंपनी उसकी की सत्ता है वो सर्वोच्च है और वह भारतीय राज्यों से ऊपर रहेगी हमेशा ही, और अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिकरण करने या उनके अधिकरण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है कि जो राजा रहे हैं उनकी रियासत को अपने कब्जे में ले सकती है। और यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई दी है लंबे समय तक, और यह प्रक्रिया है बेरोक टोक चलती रही। जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, जो आज का कर्नाटक में छोटे राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा हमने देखा था किस प्रकार उसने हथियार उठा लिए थे, वो बातें यहाँ रही हैं। और आगे जहाँ बात करें इसमें हम 1830 में दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव में यहाँ डरी हुई थी। उसने ये बातें भी हमने पढ़ी थी कि एशिया में उत्तर पश्चिम में अपनी चपेट में ना ले ली, इस वजह से उत्तर पश्चिमी भागों पर उन्होंने अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया था। ये बात हमने पढ़ी थी पहले भी। और 1843 में सिंध में कब्जे में उसके आ जाता है। जो हम बात करते हैं पंजाबी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके कब्जे में आ जाता है 1849 में। ये बात हमने भी पढ़ी थी पहले भी। आज बात करते हैं हम विलय की नीति। विलय की नीति जो हमने देखा कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो क्या उन्होंने नीतियाँ अपनाई हैं, अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें अधिग्रहण की उनकी आखिरी लहर रही है विलय की नीति, जो 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली है। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई विलय का नाम। मतलब इसमें क्या है कि कोई अगर राजा मर जाता है, अगर उसका लड़का वारिस नहीं है, पुरुष वारिस नहीं है कोई भी, तो उसके साम्राज्य को कंपनी है हड़प लेगी, अपनी रियासत में मिला लेगी, कंपनी का भूभाग बन जाएगा। इसके आधार पर सतारा को मिला गया 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर में 1853 में, और झांसी के विषय में तो आप जानते ही हैं कि जो उसका गोद लिया हुआ पुत्र है उसको जो क्या स्वीकृति नहीं दी गई थी। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो क्या उनके युद्ध चले हैं अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। और आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने साम्राज्य में अपने नियंत्रण में ले लिया है। अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए एक कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मतलब कि अंग्रेज़ों ने एक न्यात रख दिया, क्योंकि अवध के नवाब हैं जो उसके तो जो पुरुष वारिस रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जनता उसके शासन से खुश नहीं है। इस वजह से उन्होंने जो क्या अवध को कब्जा किया है। जिस प्रकार से लोगों का जो प्रिय शासक रहा है नवाब, उसको गद्दी से हटाया गया, तो इस वजह से लोगों में जो क्या है गुस्सा है वो भड़का है। और 1857 की क्रांति है, 1857 का विद्रोह है, वो हुआ है। नए शासन की स्थापना की जहाँ अगर हम बात करें, इसमें गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स रहे हैं 1773 में, उन सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक रहा है ये व्यक्ति। सबसे अहम भूमिका इसी की रही है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी शहर रहे हैं मुंबई या फिर जो क्या है मद्रास और कलकत्ता, ब्रिटिश मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया है। तो कौन सी प्रशासनिक इकाई, जो प्रेसिडेंसी, मतलब समझ सकते हो कि जहाँ से पूरे देश का शासन चलाया जाता है, वो 3 प्रेसिडेंसी रही है जिनमें बंगाल, मद्रास और मुंबई रही है। ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ रही हैं अंग्रेज़ों की। गवर्नर जनरल के पास ही उनका शासन रहा है और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल ही रहा है, कोई और प्रशासनिक अधिकारी इनके अंदर नहीं रहा है। 1772 में एक न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रावधान किया गया कि हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी, जो हमारे देश में आज भी हैं। फौजदारी कानून और दीवानी कानून जो होते हैं, दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें हैं, जिसमें दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर रहेंगे। मतलब दूसरे देश के जो यूरोपीय देश रहे हैं, चाहे इंग्लैंड के हम बात करें इसमें। और इनमें जो आपके
फौजदारी रहेंगे, उनमें मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। किन के लिए करते थे? जो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे उनके लिए। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के हाथों में ही थी। ये जो स्थानीय रहे हैं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते हैं। कलेक्टर अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे। काजी है एक न्यायाधीश है, मुफ्ती है मुस्लिम समुदाय की न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है वो मुफ्ती है। और महाभियोग है, ये इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, किस पर भ्रष्टाचार या मुकदमे जो चलाए जाते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन रहा है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो निचला सदन रहा, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा रहे हैं, उसी तरह के जो सदन है वहाँ पे। और वहीं पे जो क्या है उनके विरुद्ध जो क्या मुकदमा वो चलाया जाता है। हमारे देश में भी ये प्रथा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का है, महान्यायवादी हैं जो रहे हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, या फिर आपके जो गवर्नर जनरल रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए जो इस तरह के जो क्या है व्यवस्था है वो की गई है भारतीय संविधान में भी। और एक सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग शाखाओं में हिसाब से कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते रहे यहाँ पे। तो इसमें समरूपता लाने के लिए 1775 में जो क्या है 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हालहेड ने संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1878 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार की गई। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है भारत में। इसके तहत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपका, ये कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर मत अदालत की भी स्थापना की गई है। वो बातें यहाँ रही गई हैं। कंपनी की फ़ौज की अगर हम बात करें इसमें, तो कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार में नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में ही रही है। और मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार है, पैदल सेना ये रही हैं, तीरंदाजी, तलवारबाजी। सेना में घुड़सवारों का जो क्या है काफ़ी दबदबा रहा है। और साम्राज्य में एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी जब घुड़सवार हैं। तो उस वजह से ग्रामीणों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी जिनके पास हथियार थे, जो लड़ते थे। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें पैदल सिपाही मुहैया करवाए जाते रहे हैं। 18वीं शताब्दी के मेवाड़ बनारस किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया गया है कि सैनिकों को ज़रूरत पड़ने पर सेना में भेजा जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो यही तरीका उन्होंने अपनाया जो मुग़लों ने द्वारा अपनाया गया है। और अंग्रेजी अपनी सेना को सिपाही, जो कि भारतीय शब्द सिपाही से बना है, उन्हें आर्मी कहते हैं, सिपाही कहते हैं। 1820 के दशक में युद्ध तकनीक बदलने लगी है। कंपनी सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह से एक ब्रिटिश साम्राज्य है, बर्मा है, जिसे म्यांमार बोलते हैं, अफ़गानिस्तान है, मिस्र में भी लड़ रहा है। सिपाही मास्केट, तोड़दार बंदूक है या मैचलॉक से लैस होते हैं। कंपनी को सेना के सिपाही जो बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, तब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो बातें यहाँ रखी गई हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा, जिसकी वजह से पहले से ज़्यादा जो क्या है नियंत्रित और कोशिश की कभी समस्याएं भी आ जाती, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों को सेना खड़े करने चक्कर में कई बार जाति और समुदाय के आधार पर जो क्या है नज़रअंदाज किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। तो इस तरह की जो व्यवस्था यहाँ रखी गई हैं। तो यहाँ दास प्रथा का भी बात की गई है जो दक्षिण अफ्रीका में है। निजी स्वामित्व यहाँ बातें हैं, जिस तरह से वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए हैं दक्षिण अफ्रीका में। डच जो रहे हैं, क्योंकि उनका ही बोलबाला ज़्यादातर वहाँ रहा है, डचों का, जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियाँ रही हैं उनका। इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तब तक धन्यवाद।